हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी इस बार हो 12th में और आपको 24 फरवरी को क्लास 12 हिंदी का पेपर देना है तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो स्टूडेंट, आपने हिंदी की बहुत अच्छी तैयारी की है, लेकिन अगर आपको हिंदी की कॉपी लिखने का सही तरीका नहीं पता होगा तो आपका जो 100 में 95 प्लस लाने का सपना है वो सपना ही रह जाएगा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम 24 फरवरी को क्लास 12 हिंदी की कॉपी कैसे लिखेंगे ताकि हमें 100 में 95 प्लस मार्क मिल सके। तो मैंने एक पेपर लिया है क्लास 12 हिंदी का। देखो, पूरे 100 नंबर का ये पेपर होगा। इस पूरे पेपर को मैं सॉल्व करके आज कॉपी लिखना बताऊंगा कि आपको कैसे इस पेपर को सॉल्व करना है और कैसे जाकर बोर्ड एग्जाम में क्लास 12 हिंदी की कॉपी लिखनी है ताकि 95 प्लस आपको मिल सके। कुछ 2025 के लिए कुछ नए मेथड भी आए हैं कॉपी लिखने के, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो बस वीडियो को लास्ट तक देखना, इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जब आप जाएंगे भैया हिंदी का पेपर देने तो सबसे फर्स्ट पेज जो हमारा होगा वो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। जैसे आप पेपर देने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको कॉपी मिलेगा जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे, उसके बाद आपको ये 100 नंबर का पेपर दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसमें भरना होगा कुछ डिटेल। जैसे देखो, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, अपना रोल नंबर यहां पे डाल देना। फिर परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, आपको शब्दों में अपना रोल नंबर डाल देना है। यही चीज 2152555211। देखो, आपका जो रोल नंबर होगा वो आप यहां पे डालिएगा, ये मैंने डेमो के लिए लिख रखा है। विषय आपका सामान्य हिंदी है तो आप लोग यहां पे सामान्य हिंदी डाल देना। साहित्यिक हिंदी है तो केवल हिंदी आप लोगों को लिख देना है। ठीक है, प्रश्न पत्र केवल, ठीक है, एक ही प्रश्न पत्र होता है। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, देखो पेपर कोड साइड में आपको दिया रहेगा। 305 पीएस यहां पे है तो आप यहां पे 305 पीएस लिख देंगे, जो आपका पेपर कोड होगा वो लिख देंगे। परीक्षा का दिन मान लो सोमवार है भैया, मंडे, तो हम मंडे लिख देंगे। परीक्षा की तिथि 24/2/2025 है तो हमने 2 इसको लिख दिया। ठीक है, फिर केंद्र का नाम, मतलब आपका सेंटर कहां गया। जैसे मान लो मेरा गया है सरस्वती इंटर कॉलेज गोंडा, मान लो हमारा यहां पे गया है तो हम इसको यहां पे फिल कर देंगे। ठीक है, अब पूरी आपको कॉपी कैसे लिखनी है वो मैं बताने वाला हूं। देखो, कॉपी आपके सामने है भैया, पूरी कॉपी मैंने यहां पे लिख रखा है। आपके लिए थोड़ा सा मेहनत तो बनता है मेरे भाई। देखो, पूरी की पूरी कॉपी आपको यहां पे लिखी हुई मिल जाएगी। ठीक है, पूरी कॉपी, मैं एक की बात नहीं कर रहा हूं, बस ध्यान से आप इस वीडियो को देखना। ऐसे अगर लिख कर आओगे भैया 100 में 95 पाओगे। पूरी कॉपी मैंने यहाँ पे लिख रखा है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सब। देखो, ये सब कुछ मैंने लिख रखा है, बस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखते रहो। हम इस पूरे पेपर की कॉपी लिखना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले जब आपको पेपर मिलेगा ना, आप पहले 3 घंटे 15 मिनट आपके पास टाइम रहेगा। 15 मिनट पूरे पेपर को पढ़ लेना ध्यान से। ठीक है, फिर हमारा पेपर 2 खंडों में होता है। सबसे पहले खंड का की बात आती है। तो जब भी हमें मान लीजिए खंड का हमें बहुविकल्पीय प्रश्न पता है तो हम लोग खंड का सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग ऊपर डाल देंगे। खूब प्यारा सा एक खंड का हेडिंग डाल देंगे। फिर हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखने जा रहे हैं तो प्रश्नोत्तर संख्या 1 डाल देंगे, मतलब प्रश्न संख्या 1 का उत्तर प्रश्नोत्तर संख्या 1। ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर आप लोगों को मान लीजिए का है हिंदी का प्रथम नाटक है। अब आपको पता है भैया नहुस जो है हिंदी का प्रथम नाटक है, तो आपको क्या करना है, का लिखकर इसका सेकंड ऑप्शन सही है नहुस, तो हम सेकंड नहुस लिख देंगे। ऐसे लिख दोगे, एग्जामिनर बिना सोचे आपको 1 नंबर दे देगा। ठीक है, दूसरा देखो खा वाला, ध्रुव स्वामिनी की रचना विधा है। ध्रुव स्वामिनी एक नाटक है तो ये नाटक विधा की रचना है तो थर्ड सही है, तो खा का थर्ड सही है नाटक। ऐसे आपको लिखते हुए चले जाना है बहुत प्यार से। एक चीज मैं और क्लियर कर देना चाहता हूं, आप लोग साइड में लाइनिंग जरूर कीजिएगा, पहले ही करके रख लीजिएगा। और ऊपर आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर लिख देना है, क्योंकि रोल नंबर ही आपका मेन उसमें पहचान होता है। तो हर पेज में रोल नंबर लिख दीजिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। गा इंदुमती है, ये प्रथम कहानी है तो गा का फर्स्ट सही होगा। ऐसे लिखना आप लोग, बहुत ज्यादा आपको नहीं सोचना है। ठीक है, और एक चीज और, जो आपको क्वेश्चन पहले आता है आप उसको पहले लिखना। ऐसा नहीं है कि जो नहीं आता उसको पहले लिख दें। देखो, स्टार्टिंग के जो पेजेस होते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। स्टार्टिंग में आपका बहुत अच्छा लिखा होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर को बहुत सारी कॉपियां चेक करनी होती हैं तो वो स्टार्टिंग में खूब अच्छे से चेक करता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में गलती ना हो तो अच्छा रहेगा। घा हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा लिखा गया है किसके द्वारा, तो राहुल सांकृत्यायन द्वारा है। तो घा का हमारा, सॉरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा है।
इसमें कौन सा सही होगा? जो भी सही है आपको, जैसे मैंने इसको सही लिखा तो फर्स्ट वाला आपको यहाँ पे लिख देना है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा, ठीक है। ऐसे ही आपको लिखते हुए चलना है। इसके बाद में अंगा नंबर गुनाहों का देवता कृति है, ये किसकी कृति है? तो धर्मवीर भारती जी की है, तो थर्ड लिख देंगे, अंगा का थर्ड सही होगा। तो ऐसे ही आपको एक आइडिया लगाकर पूरा लिखना है। अब जैसे यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, अगर देखा जाए तो 5 नंबर का हमने पेपर सॉल्व कर दिया है। ऐसे में पूरा पेपर बताने वाला हूं, टाइम भले ही लग जाए लेकिन आज समझ लो भैया, क्योंकि अब एग्जाम पास आ रहा है, ज्यादा टाइम आपके पास नहीं बचा है, तो अब तो समझना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखो अब हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 2 डालेंगे प्यार से। इसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 5। जैसे भक्ति आंदोलन का श्रेय किसको जाता है? तो रामानुजाचार्य जी को जाता है, तो इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो का थर्ड सही है, रामानुजाचार्य, मतलब थर्ड लिखकर फिर रामानुजाचार्य भी लिख देना, ताकि एकदम क्लियर रहे कि हाँ यही वाला सही है। खा वाला देखो, प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा किसने दी थी? तो इसको अज्ञे जी ने दी थी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे जी ने। तो खा का थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। गा वाला देखो, चिंतामणि कवि हैं, ये किस युग के कवि हैं? तो रीतबद्ध युग के हैं, तो गा का चौथा सही है भैया, तो हम ऐसे लिख देंगे। मतलब मैं एक मेथड आपको बता रहा हूं, हाउ टू राइट 12th हिंदी कॉपी, बेटर तरीके से आप कैसे लिखेंगे वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो इसको समझो, चीजों को समझो, कैसे लिखना है, तरीका समझोगे तभी जाकर एग्जाम में लिख पाओगे, ठीक है। तो गलतियां बिल्कुल नहीं करने का। अंगा नंबर देखो, घा नंबर, हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है सराफा जी को, चौथा सही है, तो घा का चौथा सही है, ठीक है। अंगा नंबर, मुकरिया रचना है, ये अमीर खुसरो जी की है, तो ये थर्ड वाला, अंगा का थर्ड वाला सही है। तो ऐसे ही आपको जाकर खूब प्यार से, खूब स्टाइल से लिखना है, ताकि कोई प्रॉब्लम आपको एग्जाम में ना हो। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे भैया। ये देखो, इनका नाम है महत्वपूर्ण गद्यांश, ठीक है। महत्वपूर्ण गद्यांश की अगर हम लोग बात करें तो प्रश्नोत्तर संख्या 3 है, ये फ्री का नंबर होता है, मैं इसको कुछ नहीं समझता। अब आप लोगों को भले ही टफ लगे लेकिन मेरे लिए बहुत ईजी है। क्यों? क्योंकि दिए गए गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और ये टफ क्यों लगेगा? अगर आपने तैयारी की है तो आपके लिए भी ये बिल्कुल हलवा है, ठीक है। 10 नंबर का रहेगा, मतलब ये आपको एक गद्यांश दिया जाएगा यहां से लेकर यहां तक। इसके नीचे 5 क्वेश्चन हैं, 1 2 3 4 5 करके, पांचों का आंसर आपको लिखना है, ठीक है। नहीं पता तो अथवा लगा है, आप ये दूसरा वाला कर सकते हैं, इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन हम यही वाला करते हैं। देखो मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, ज्यादा पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं आपको आज तरीका बता रहा हूं। पेपर मैंने बहुत सारे सॉल्व कराए हैं, उसको जाकर देख लेना। आज मैं कॉपी लिखने का तरीका बता रहा हूं, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग चीजों को देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहां पे प्रश्नोत्तर संख्या 3 डालना। देखो ये तीसरा क्वेश्चन है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 3 डाल देंगे। फिर मान लीजिए हम ये वाला गद्यांश कर रहे हैं, तो इसका जो फर्स्ट वर्ड है भूमिका निर्माण, देखो भूमिका निर्माण, फिर डॉट 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 करके इसका जो लास्ट वर्ड है आवश्यक धर्म है, मैंने लिख दिया। ऐसा लिखना जरूरी है क्योंकि 2 गद्यांश रहेंगे, करना आपको एक ही है। अब आपने कौन सा किया है, एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा? तो ये चीज लिखना बहुत जरूरी है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो ऐसे फर्स्ट लिख देंगे, और चाहे आप लिख दीजिए पाठ का नाम, राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, लेकिन हम एज अ संदर्भ लिखेंगे। देखो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। ऐसे आप एक गद्यांश लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में दूसरा देखो, राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? तो भैया ऐसे दूसरा करके आप लिख दो, क्या है इसमें? देखो ये दूसरा, राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना है। आप यहां पे एक लाइन छोड़िएगा तो भी चलेगा, नो टेंशन। तीसरा, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है? तो ऐसे थर्ड लिखकर लिख देना, लेखक ने कहा है कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती वो निर्मूल होती है। बस ऐसे करके आपको खूब प्यार से लिख देना है। नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलेंगे। देखो आपको दोनों पेज में, मतलब पेज में दोनों साइड लिखना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो चौथा, ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है? तो चौथा लिखेंगे, ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है, ठीक है। ऐसे हम लिख देंगे। पांचवा क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, मतलब यहां से यहां तक अपनी भाषा में व्याख्या करना है। तो ऐसे हेडिंग डाल देना, रेखांकित अंश की व्याख्या। देखो ये दूसरे क्वेश्चन में भी आ सकता है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 भी आ सकता है, कहीं भी आए रेखांकित अंश अगर है गद्यांश में तो उसकी व्याख्या करना जरूर से जरूर पूछा जाता है। तो लिख दीजिए, राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पुष्पित
एवं पल्लवित होगा। ठीक है, मतलब आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करके थोड़ा सा चेंज करके, मूड चेंज करके लिख देना है, काम हो जाएगा। हमारा गद्यांश हो गया, वो नहीं पता है तो आप दूसरा करो। अब एक मैंने बता दिया तो दूसरा बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखो ये प्रश्नोत्तर संख्या 4 पे हम आ चुके हैं स्टूडेंट। ये पद्यांश आता है। देखो दिए गए पद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए पूरे 10 नंबर का। जैसे लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना, तो ना तो सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित हुआ हो, गोद ले श्रांति खोना, होठों की हो कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। ये पद्यांश मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। अब इसके नीचे 5 क्वेश्चन है, तो सेम वही प्रोसेस, प्रश्नोत्तर संख्या 4 डालेंगे। अब इसमें भी 2 रहेंगे, मान लो वो नहीं पता तो आप दूसरा वाला कर सकते हो। इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन रहेंगे, अभी मैं दिखाऊंगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन इसके नीचे भी रहेंगे, ये देखो 5 क्वेश्चन। लेकिन हम इसको करते हैं, तो प्रश्नोत्तर संख्या 4 हमने डाला, फिर लज्जाशीला डॉट 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 करके भूतांगना को ऐसे लिख देंगे। ये लिखना बहुत जरूरी है ताकि एग्जामिनर को ये क्लियर हो सके कि हाँ आपने यही वाला गद्यांश किया है, पद्यांश किया है। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए पद्यांश के कवि एवं कविता का नाम लिखिए। तो भैया संदर्भ लिख देंगे फर्स्ट करके। प्रस्तुत पद्यांश महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं द्वारा रचित प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित पवन दूती का शीर्षक काव्यांश से अवतरित है, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा है, राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती हैं। तो राधा पवन दूतिका से कह रही हैं कि यदि मार्ग में कोई लाजवंती स्त्री दिखाई दे तो उसके वस्त्रों को मत उड़ाना, थकी हुई प्रतीत हो तो उसकी थकावट को दूर कर देना। तीसरा, इस पद्यांश में कवि ने किसका चित्रण किया है। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने एक और राधा की विरह व्यथा का चित्रण किया है, तो दूसरी ओर उन्हें समाज की पीड़ा से भी व्याकुल दिखाया है। चौथा क्वेश्चन का आंसर देखो ऊपर है, ये है। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा है कि इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है। तो भैया प्रस्तुत पद्यांश में मानवीकरण एवं उपमा अलंकार है। पांचवा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। भैया तो हम रेखांकित अंश की व्याख्या इतना बड़ा कर देंगे इन 3 लाइनों का। ठीक है, ऐसे करके हम रेखांकित अंश की व्याख्या लिख देंगे। तो ऐसे अगर आप लोग सॉल्व करके आओगे भैया 10 में 10 पूरे पाओगे। और मैंने इन सबको पहले भी मैंने बता दिया है, मैंने गद्यांश पद्यांश सबका वीडियो बना दिया है, आप लोग सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट गद्यांश शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। कुछ भी सर्च करना है पीछे शुभम लेक्चरर लगाना, क्लास हाजिर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे स्टूडेंट। अब आते हैं अपने जीवन परिचय पे, क्योंकि गद्यांश पद्यांश के बाद जीवन परिचय ही आता है। एक चीज मैं अभी भी क्लियर कर देना चाहता हूं कि सीरियल वाइज मैं आपको बता रहा हूं लिखना, लेकिन आपको जो पता है क्वेश्चन उसको पहले लिखना। कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि आप लोग सीरियल वाइज ही सॉल्व करें, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। जो क्वेश्चन आपको आता है पहले उसका आंसर लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए 5 मार्क्स का। जैसे 3 लेखक रहेंगे, वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर हरिप्रसाद द्विवेदी, प्रो जी सुंदर रेड्डी। यही तीनों लेखक इंपॉर्टेंट भी हैं। ये पेपर सिर्फ पेपर नहीं है, ये आपके भाग्य की कुंजी है। ठीक है, तो ये आपका 3 रहेंगे, एक करना है। तो हम प्रश्नोत्तर संख्या 5 का डालेंगे ऐसे, क्योंकि 5 का हम कर रहे हैं। कौन सा कर रहे हैं हम, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का करना चाहते हैं, तो फर्स्ट लिखेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल। अब क्या करेंगे, इनका जीवन परिचय एक प्यारा सा हेडिंग डाल देंगे, लिखेंगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म, मतलब इनका जीवन परिचय लिखेंगे। इनका जन्म कब और कहाँ हुआ, इनकी शिक्षा कहाँ हुई और इनकी मृत्यु कब हुई, इनके बारे में हम लिख देंगे। देखो मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं पूरा पेपर हमको बताना है, थोड़ा टाइम लगेगा। आप मेथड को समझो, पढ़ना पढ़ाना वो मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूं। हर एक क्लास आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे, तो वो चीजें मैं बार बार नहीं रिपीट करूंगा। फिर उसके बाद में साहित्यिक परिचय आप लोग हेडिंग डालना, इनका हिंदी साहित्य में कैसा परिचय है वो लिखना। ये मेन होता है, साहित्यिक परिचय जो हेडिंग है भैया ये मेन है, क्योंकि आपको साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों को लिखना है। अभी खत्म नहीं हुआ है साहित्यिक परिचय, आगे देखो अभी साहित्यिक परिचय खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पे भी इतना है। ठीक है, मतलब साहित्यिक परिचय थोड़ा अच्छे से लिखना, थोड़ा लॉन्ग लिखोगे ज्यादा बेटर रहेगा। फिर रचनाएं भैया 2 नंबर तो इसी के लिए आपको मिलता है, तो ऐसे रचनाएं हेडिंग डाल के, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है, निबंध संग्रह में ये सब, शोध प्रबंध में ये, आलोचना ग्रंथ में ये, संपादन में ये। आप निबंध संग्रह आलोचना ग्रंथ मतलब 2-3 लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनकी रचनाएं हो जाएंगी। तो ऐसे लिखना आप लोग, पहले जीवन परिचय, फिर साहित्यिक परिचय, फिर उनकी रचनाओं को। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट, हाँ ये रहे। ठीक है, नेक्स्ट वाला हमारा देखिए,
5 का खा। अब जैसे लेखक का साहित्यिक परिचय आपने लिखा वैसे कवि का भी लिखना है। देखो निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करो 5 नंबर। जैसे देखो मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत। तो पहले हम प्रश्नोत्तर संख्या 5 का खा डालेंगे ऐसे प्यार से। हम करेंगे जयशंकर प्रसाद जी का, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद हम हेडिंग डाल देंगे और इसमें लिखेंगे मेरे भाई जयशंकर प्रसाद जी का पहले जीवन परिचय लिखेंगे, इनका जन्म कब और कहाँ हुआ, इनकी मृत्यु, थोड़ी सी शिक्षा, माता पिता, बस, ठीक है। फिर साहित्यिक परिचय हम अच्छे से लिखेंगे क्योंकि साहित्यिक परिचय सबसे मेन हेडिंग होता है, इसको लिखना ही लिखना आपको है, सिर्फ इतना ही नहीं है और भी होगा शायद, देख लेते हैं। हाँ थोड़ा सा और है ऊपर देखो ये, ठीक है। ये साहित्यिक परिचय इनकी हो गई। रचनाएं अगर देखा जाए तो रचनाएं बहुत फेमस फेमस रचनाएं इनकी हैं, तो ये तो लिखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये इनकी रचनाएं हो गई भैया, जैसे काव्य ग्रंथ में ये, कहानी में ये, उपन्यास में ये और निबंध में ये, चंपू में ये, ठीक है। तो ऐसे इनकी रचनाओं को भी लिख देना है। अब चलते हैं भैया बहादुर कहानी, प्रश्नोत्तर संख्या 6 पे हम लोग चलेंगे। कहानी तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा मेरे भाई, तो कहानी पे अब हम लोग चलेंगे, कहानी बनाएंगे, ठीक है। ये 6 नंबर, ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखो या फिर बहादुर कहानी का संक्षिप्त कथानक अपने शब्दों में लिखो। मतलब बहादुर कहानी का सारांश लिखना है 80 शब्दों में, 5 नंबर मिलेगा। तो ऐसे हम प्रश्नोत्तर संख्या 6 डालेंगे खूब प्यार से, ठीक है। और लिखते हुए चलेंगे बहादुर कहानी का सारांश, हमने हेडिंग डाल दिया। अब इनका जो सारांश है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो इतना मैंने लिखा, लेकिन अभी इतने में काम होने वाला नहीं है, ऐसे लिख देना खूब प्यार से। देखो राइटिंग जो है आप हमसे भी अच्छी लिखना तो भी चलेगा मेरे भाई, ठीक है। हमारी राइटिंग अच्छी नहीं है, आप हमसे भी बेटर लिखेंगे, गुरु गुरु रहेंगे चेला शक्कर हो जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ये बहादुर कहानी का सारांश हो चुका है। तो ऐसे आपको कुछ बहादुर कहानी का सारांश भी लिख देना है, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे आगे। आगे हमारा क्वेश्चन है मेरे भाई 7 नंबर, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक प्रश्न, एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये खंड काव्य है, ठीक है, ध्यान से समझना। तो इसमें जिला वाइज होता है, जैसे किसी में मुक्त यज्ञ होगा, किसी में रश्मि रथी होगा, किसी में सत्य की जीत होगा, किसी में त्यागपथी, किसी में श्रवण कुमार, किसी में आलोकप्रीत। मैं यहाँ पे त्यागपथी वाला बता रहा हूँ क्योंकि मैं जहाँ से हूँ भैया गोंडा जिले से, तो हमारे यहाँ त्यागपथी ही है, तो हम त्यागपथी वाले को बता देते हैं। लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, सारी चीजें सेम होती हैं, सिर्फ ये खंड काव्य जो है जिला वाइज होता है। आप जिस जिले से हैं आप उसको लिख दीजिएगा, हम इसको लिख रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते मेरे भाई। ये देखो 7 का प्रश्नोत्तर संख्या थोड़ा अच्छे से डाल देते हैं, देखो थोड़ा सा सेट कर देते हैं। अब देखो ये प्रश्नोत्तर संख्या 7 है, अभी मैंने आपको दिखाया था ये क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे देखो ये प्रश्नोत्तर संख्या 7 है। अब 7 का हम 4th वाला कर रहे हैं, तो प्रश्नोत्तर संख्या 7 का 4 हेडिंग डाल देंगे। अब हम करेंगे इसमें से त्यागपथी के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण या त्यागपथी की कथा वस्तु आपको लिखना है, तो हम त्यागपथी खंड काव्य की कथा वस्तु को लिख देते हैं। तो ये कई सर्ग में हमें लिखना होगा, जैसे प्रथम सर्ग हेडिंग डाल के हम ऐसे लिख देंगे कुछ, ये प्रथम सर्ग इसका है, ठीक है, प्रथम सर्ग हो गया। उसके बाद में हम द्वितीय, ये प्रथम सर्ग यहाँ से यहाँ तक, फिर द्वितीय सर्ग हेडिंग डालेंगे यहाँ तक, ठीक है, ये द्वितीय सर्ग है इसका, ठीक है, ध्यान से समझो, द्वितीय सर्ग। उसके बाद में क्योंकि यहाँ पे हम कथा वस्तु लिख रहे हैं, तृतीय सर्ग यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, देखो तृतीय सर्ग हो गया ये वाला, ठीक है। ऐसे 2-3 सर्ग जो भी हैं वो हम लिख देंगे, 3 सर्ग हैं, तीनों मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो कथा वस्तु हम लिख रहे थे तो सर्ग में लिखेंगे। अगर हमें किसी का चरित्र चित्रण करना है तो उसकी विशेषताओं को लिखना होगा, बस काम हो जाएगा। तो खंड का बेटा हमारा कंप्लीट हुआ। 50 नंबर का पेपर, 10 नंबर का बहुविकल्पीय, 10 नंबर का गद्यांश, 10 नंबर का पद्यांश, 10 नंबर का जीवन परिचय, 5 नंबर की कहानी और 5 नंबर का खंड काव्य, 50 नंबर कंप्लीट। अब खंड खा पे हम लोग चलेंगे, ध्यान से चीजों को समझो। खंड खा हमारा जो है हिंदी संस्कृत का गद्यांश है, हिंदी संस्कृत का गद्यांश। देखो दिए गए गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, 7 नंबर का मेरे भाई। अब इसमें 2 गद्यांश आपको दिए जाएंगे, आप खुद ही देख लीजिए, एक तो आपके सामने है, ठीक है, यहाँ पे, और दूसरा आपका अथवा लगा के यहाँ पे है। तो दोनों में से कोई एक करना है, हम करेंगे कौन सा मेरे भाई, हम प्रश्नोत्तर संख्या पहले डालेंगे। देखो इसको मैं हटाता हूं, ये देखो भैया खंड खा की हमारी प्यारी प्यारी शुरुआत यहाँ पे होगी, ये खंड खा की स्टार्टिंग हुई है, तो हम खंड खा पहले यहाँ पे हेडिंग डालेंगे खूब अच्छा सा। फिर प्रश्नोत्तर संख्या हम 8 को कर रहे हैं, ये 8 का है, यहाँ पे का नहीं लिखा है लेकिन लिखा होना चाहिए, ये 8 का है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 8 का हम लिख देंगे। अब हमारे पास 2 है, एक ये है
गद्यांश और एक अथवा लगाकर हमें दूसरा गद्यांश दिया गया है, ये बौद्ध युगे वाला। तो हम ये वाला कर रहे हैं, मान लो हमें ये वाला पता है, हम ये वाला करेंगे। तो बौद्ध युगे इमे डॉट डॉट करके इसका फर्स्ट वर्ड डॉट डॉट लास्ट वर्ड, ठीक है। फिर संदर्भ लिख देना, संदर्भ बहुत जरूरी है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित पंचशील सिद्धांता नामक पाठ से अवतरित है, ये हो गया। फिर हम हिंदी अनुवाद करेंगे, इसका अनुवाद हेडिंग डालेंगे। देखो ये अनुवाद हमने हेडिंग डाल दिया है और इसका हिंदी अनुवाद हमने बहुत प्यार से कर दिया है। देखो अनुवाद हेडिंग डाल के हिंदी अनुवाद कर देंगे, ऐसे लिखना प्यारे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो निकलते हैं थोड़ा आगे, ठीक है, क्योंकि आगे बढ़ते चलो मेरे भाई। देखो अब प्रश्नोत्तर संख्या 8 का खा जो है ये हिंदी संस्कृत का पद्यांश है, जिसको श्लोक बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये 7 नंबर बिल्कुल फिक्स होता है। मैंने बताया था आप सुभाषित रत्नानी चैप्टर के श्लोक पढ़ लो, 1-2 चैप्टर के और पढ़ लो, कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये 7 नंबर कंप्लीट। देखो दिए गए पद्यांशों या श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। जैसे ये है आपका भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्य गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्माद शुभाषितम। या अथवा लगा है परोक्षे कार्य हंतरम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्ज एतादृशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। तो इसमें से हम प्रश्नोत्तर संख्या 8 का खा डालेंगे। 8 का खा, थोड़ा आगे चलते हैं, ये पेज दूसरा है। यहाँ पे देखो ये छोटा सा लिखना है, 7 नंबर मिलेगा। देखो प्रश्नोत्तर संख्या 8 का खा हमने डाल दिया। अब हम कर रहे हैं ये वाला भाषासु डॉट डॉट सुभाषितम, भाषासु मुख्य डॉट डॉट सुभाषितम। पहले संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। फिर अनुवाद कर देंगे, भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान मधुर और अलौकिक है, ठीक है। अनुवाद हो गया इसका, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अब चलते हैं अपने मुहावरे एवं लोकोक्तियों पे। ये देखो 9 निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। 2 नंबर, जैसे 4 दिए गए हैं, 1 करना है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 9 डालेंगे। हम फर्स्ट वाला करना चाहते हैं, ये का वाला, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट होगा, अगर देखो फर्स्ट है तो आप यहाँ पे फर्स्ट लिख देना, ठीक है। का है तो आप लोग यहाँ पे का लिख देना, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो एक म्यान में 2 तलवार, हम इसी को करना चाहते हैं। इसका मतलब होता है एक वस्तु के स्थान पर 2 रखने की चेष्टा करना। अब वाक्य प्रयोग देखो, स्पष्ट बताओ तुम मेरा साथ दोगे या मेरे दुश्मन का, क्योंकि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, ठीक है। ऐसे कुछ आपको लिख देना है, थोड़ा सा प्यार से काम हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। ये देखो ये जो टॉपिक है इसको मैं समझा देता हूं। यहाँ पे देखो प्रश्नोत्तर संख्या 10, यहाँ पे देखो ये आपठित गद्यांश है। ये निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है, ठीक है। इसको कैसे देंगे, रुको थोड़ा पेज, हाँ देखो यहां से हमारा है यहां तक एक गद्यांश है, इसके नीचे 3 क्वेश्चन है जो इसी से रिलेटेड है। इसी गद्यांश में आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, इसका आंसर देना। नहीं पता तो अथवा लगा है, ये दूसरा वाला आप कर सकते हैं, बट हमें ये वाला पता है। मान लो तो प्रश्नोत्तर संख्या 10 ऐसे हेडिंग डाल देंगे और 10 का हम का कर रहे हैं। देखो ये आपका का होना चाहिए, यहाँ पे का होना चाहिए और यहाँ पे आपका खा होना चाहिए, ठीक है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 10 का हम का कर रहे हैं, ठीक है, का लिख देंगे। मुल्ला नसीरुद्दीन, ये मैंने कर दिया डॉट डॉट करके, इसका लास्ट वर्ड है होता है, उसको मैंने लिख दिया। फर्स्ट क्वेश्चन है सुल्तान को क्या अच्छा लगता था, तो हम फर्स्ट आंसर लिखेंगे सुल्तान को मुल्ला नसीरुद्दीन की हाजिर जवाबी अच्छी लगती थी। दूसरा है नन्हे शिशु की मुस्कान कैसी होती है, नन्हे शिशु की मुस्कान निर्मल और स्वार्थहीन होती है। इन सबका आंसर इसी में मिलेगा भाई, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, सारी चीजें आपको उसी में मिल जाएगा। ये लिखा है देखो, नन्हा शिशु बिना किसी कारण के मुस्कुराता है, उसकी हंसी निर्मल और स्वार्थहीन होती है, बस हो गया। तीसरा, तनाव को बढ़ावा कैसे मिलता है भैया, काम की अधिकता और समय के अभाव के कारण तनाव को बढ़ावा मिलता है। काट पीट ना ही करेंगे तो बेटर रहेगा मेरे भाई, क्योंकि काट पीट वाले में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसको देखते हैं। देखो स्टूडेंट 11 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आता है, 11 का निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। आपको सही अर्थ चुनकर लिखना है। जैसे आपका शब्द युग्म यहाँ पे दिया गया है, इसको मैं पेज को पलटता हूँ, जो हमने लिखा है उसको मैं आपके सामने लाता हूँ, ठीक है। ये ठीक है, यहाँ पे तो 11 का है अंश इसका सही अर्थ क्या होगा, तो फर्स्ट का हमारा का वाला सही है,
का वाला सही है, भाग कंधा। देखो यहाँ पे का होना चाहिए, अगर का रहेगा तो आप लोग का लिखना, अगर आ रहेगा तो आप लोग आ लिख देना, उसमें कुछ नहीं है, बस लिखने का तरीका समझो। प्रश्नोत्तर संख्या 11 का डालेंगे, फर्स्ट का हमारा का सही है, या यहाँ पे आ लिखा है तो आप लोग आ लिख देना, आ सही है, भाग कंधा। दूसरे का आपका कौन सा सही है, गा सही है, ठीक है, सूर्य और नाव, तो हम ऐसे गा लिख देंगे, अगर सा लिखा है तो सा लिख देंगे, बस हो गया। जो लिखा है उसी के अकॉर्डिंग आप लोग लिख देना, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला। खा देखो, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए, 2 नंबर, जैसे अली, नाग, अंग, किसी एक के आपके दो अर्थ लिखना। जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 11 का खा डालेंगे, हम अली के दो शब्द लिखेंगे, अली का भौरा, सखी, बिच्छू, मैंने 3 लिख दिया, ठीक है। ऐसे 11 का क्वेश्चन देखो, 11 का गा है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। जैसे घेड़ा के योग्य, उसको हम लोग घेड़ित बोलते हैं, आ सही होगा, तो हम फर्स्ट का आ लिख देंगे, घेड़ित। का अगर लिखा है तो का लिख देंगे, आ लिखा है तो आ कर देंगे, ठीक है। ऐसे दूसरा, जो जीता ना जा सके भैया, जो जीता ना जा सके उसको हम लोग बोलेंगे अजय, का सही है तो का कर देंगे। देखो यहाँ पे अगर आ लिखा है तो आप लोग आ लिखना, का लिखा रहेगा तो का लिखना, जो भी लिखा रहेगा उसी को आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, अब आते हैं अपने 11 का जो हमारा घा वाला है, प्रश्नोत्तर संख्या 11 का घा जो है, ये हमारा है वाक्य संशोधन। देखो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। फर्स्ट है मैंने रो दिया, तो ऐसा नहीं करना, आपको प्रश्नोत्तर संख्या 11 का घा डालना है। फर्स्ट है मैं रो दिया, ऐसा लिखना है। दूसरा, परमात्मा के अनेकों नाम है, नहीं, परमात्मा के अनेक नाम है लिख देना, नंबर आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है। नो टेंशन जब तक है हम। चलो नेक्स्ट देखते हैं भैया, अब 12 का हम लोग क्वेश्चन पे आ चुके हैं। जैसे का है करुण रस अथवा शांत रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण तथा परिभाषा लिखिए। तो प्रश्नोत्तर संख्या 12 का डालेंगे और हम करुण रस वाला करेंगे, तो करुण रस हेडिंग डालेंगे। हमने इनकी परिभाषा जो है लिख दी, ठीक है, परिभाषा हमने लिख दिया। अब आपको उदाहरण लिख देना है, जैसा मैंने लिखा है ऐसा लिख दोगे, 2 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या 11 का खा है, यहां पे देख लो, प्रश्नोत्तर संख्या 12 का खा, अनुप्रास अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए, 2 नंबर। तो हम प्रश्नोत्तर संख्या 12 का खा डालेंगे और हम अनुप्रास अलंकार को कर रहे हैं तो अनुप्रास अलंकार हेडिंग डालेंगे और लिख देंगे। फिर उदाहरण हम लिख देंगे, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, फिर स्पष्टीकरण छोटा सा लिख देंगे, काम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अब आएगा यहीं पे, देखो ये 12 का गा। अब गा की अगर बात करें तो भैया ये छंद है, चौपाई अथवा दोहा छंद का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण लिखिए, 2 नंबर। तो प्रश्न उत्तर संख्या 12 का गा डालेंगे, दोहा, हम दोहा वाला कर रहे हैं तो दोहा डाल देंगे, इसकी परिभाषा लिखेंगे और इसका उदाहरण लिखेंगे, मात्राएं गिनना भी सिखा देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, ये देखो 13 नंबर है पत्र लेखन। किसी स्कूल के प्रबंधक को लिपिक के पद पर अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखो, अथवा लगा है नहीं पता तो अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु किसी बैंक के प्रबंधक को ऋण प्रदान करने हेतु पत्र लिखो। तो हम प्रश्नोत्तर संख्या 13 डालेंगे, ठीक है, और अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु हम बैंक के प्रबंधक को पत्र लिखेंगे। देखो अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु बैंक के प्रबंधक को ऋण प्रदान करने हेतु पत्र हम लिख देंगे, ठीक है। फिर हम लिखेंगे सेवा में, सबसे पहले सेवा में, फिर आप किसको लिख रहे हैं, हम प्रबंधक जी को लिख रहे हैं, मैनेजर को, किसके मैनेजर को, किस बैंक के, पंजाब नेशनल बैंक, सिविल लाइंस फैजाबाद, ठीक है, एड्रेस लिख देना। फिर आप लोग विषय लिखना, भैया हमारा विषय क्या है, हम किस टॉपिक पर पत्र लिख रहे हैं, तो विषय है ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। फिर महोदय लिखकर अपनी प्रॉब्लम को बता देना, महोदय, महोदय, ठीक है, क्या बताना है आपको, ध्यान से समझो। सविनय निवेदन है कि अवध विश्वविद्यालय से बीए परीक्षा की प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने के बाद से अब तक मुझे कहीं रोजगार प्राप्त नहीं हो सकता है। मुझे ज्ञात हुआ कि आप विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी बेरोजगार युवकों को 50,000 रुपए तक की ऋण प्रदान कर रहा है, अतः इस संदर्भ में आवश्यक प्रपत्र आदि भरवाकर मुझे भी उक्त राशि का ऋण प्रदान करने की कृपा करें। दिनांक 24 फरवरी आप लोग लिख देना और 20 पूरा डेट मत डालना, प्रार्थी काखागा फैजाबाद। देखो आप लोग नीचे ना जाना, आप लोग अपने लाइन में ही रहना। देखो कॉपी जो होगी आपको जो दी जाएगी वो थोड़ा लंबी चौड़ी रहेगी, तो टेंशन मत लेना, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने एक ऐसे टॉपिक पर भैया ना, जिसका 9 नंबर आपका फिक्स होता है। देखो ये है निबंध। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। जैसे साहित्य समाज का दर्पण है, लोकतंत्र और समाचार पत्र, भ्रष्टाचार महान अभिशाप, मेरा प्रिय कवि, कंप्यूटर। तो प्रश्नोत्तर संख्या 14 हम डालेंगे ऐसे। हम कर रहे हैं तीसरा, भ्रष्टाचार महान अभिशाप कर रहे हैं, तो आप लोग पहले रूपरेखा लिख देना, फिर प्रस्तावना हेडिंग डालना, ठीक है। क्या है ये,
फिर भ्रष्टाचार का अर्थ क्या है, मतलब जितना ज्यादा हेडिंग आप निबंध में डालोगे उतने ही नंबर मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, ध्यान रखना। ये देखो भ्रष्टाचार का अर्थ हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में आगे देखो ये हेडिंग कितना अच्छा अच्छा मैंने डाला है। ऐसे ही हेडिंग पर आप लोग विशेष ध्यान देना, जितना हेडिंग आप डाल सकते हो, ठीक है। क्योंकि निबंध में मेन हेडिंग होता है, हेडिंग डाल के अगर ब्लू पेन से अच्छे से लिख दोगे मेरे भाई, नंबर आपको पूरा मिल जाएगा। अभी और भी है थोड़ा सा, ये देखो यहाँ पे भी हेडिंग ही हेडिंग आपको दिख रहा है। यहाँ से देखो ऊपर, ऊपर से यहाँ से देखो कितना हेडिंग मैंने डाला है, ठीक है। ऐसे हेडिंग डाल डाल के आप लोग लिख दोगे, नंबर आपको पूरा मिलेगा। ऐसे देखो यहाँ पे ये, यहाँ पे भी हेडिंग है, और लास्ट में आपका जो हेडिंग होगा वो उपसंहार हेडिंग जरूर रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा था लास्ट टॉपिक निबंध। अब इसके बाद कोई टॉपिक नहीं है हमारा। पूरे 100 नंबर की जो कॉपी है ना, वो मैंने आपको लिखना सिखा दिया सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे में। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा? अगर ऐसे आप लोग कॉपी लिख कर आओगे मेरे भाई ना, 12th हिंदी की ऐसे कॉपी लिख कर आओगे, तो ये जो नंबर आपको दिख रहा है ना 95 प्लस अपन 100, वो यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। तो ऐसे ही आपको कॉपी जाकर लिखना है। मैंने पूरी कॉपी सिखाई। अब आप लोगों को इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और किसी भी टॉपिक पर अगर आपको क्लास चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।